बिहार राज्य पे एक धब्बा। अगले सीट में आप देखिएगा ये लोग दहाई का आंकड़ा नहीं पाता। इससे बड़ा मूर्खता से पूर्ण वक्तव्य हो नहीं सकता। लोग आरक्षण के पक्षधर है कि ये 100% गलती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। मैं तो चाहता हूं कि कोई एक पिटीशन दायर करे हाईकोर्ट में और जितना भी खर्चा हुआ है उसकी वसूली जदयू के खजाने से हो। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारे साथ बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता मनीष कुमार जी हैं। इस समय बिहार में जो घटनाक्रम चल रही है, चाहे वो नगर निकाय चुनाव से संबंधित हो या फिर 2 दिन पहले खगड़िया में पत्रकार के ऊपर किए गए हमला मारपीट के बारे में, हम कई मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनीष जी से कि सर, आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में नगर निकाय के चुनाव को रोक दिया। जहाँ तक कि आपके पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं, उनका कहना है कि हमने सरकार को सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए और सरकार ने उस निर्देश का पालन नहीं किया। जदयू का आरोप सीधे सीधे आपके पार्टी के ऊपर आ रहा है सर कि भाजपा ये झूठ का आरोप लगा रही है। आप सर इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह का क्रियाकलाप हुआ है, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पिछले 10 दिन में, वो एक बिहार सरकार पे, बिहार के मुख्यमंत्री पे, पूरे बिहार राज्य पे एक धब्बा। मतलब ऐसे राज्य में जहां लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई, जहां से लोकतंत्र जन्म लिया, उस राज्य में 300-400 करोड़ खर्चा करके आपने चुनाव की सारी व्यवस्था करवाई। और बिहार एक गरीब राज्य है और गरीब राज्य के अनमोल संसाधनों का आपने उपयोग करके चुनाव की व्यवस्था करवाई और उस चुनाव को रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा? आपसे क्या चूक हुई? बार बार ये कहा जा रहा है और इसमें सत्यता भी है कि बिहार के महाधिवक्ता ने, बिहार के चुनाव आयोग ने, सबने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी का आरक्षण दिया जाए तभी चुनाव होगा। लेकिन उन्होंने सबको नकारते हुए अपने जिद पे अड़े रहे और उनके जिद के कारण बिहार के अनमोल संसाधनों का 300-400 करोड़ रुपया पानी की तरह बह गया और उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैं तो चाहता हूं कि कोई एक पिटीशन दायर करे हाईकोर्ट में और जितना भी खर्चा हुआ है उसकी वसूली जदयू के खजाने से हो, ताकि बिहार के संसाधनों का जो दुरुपयोग हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। क्योंकि ये 100% गलती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। सबके वार्निंग देने के बाद, सबके चेताने के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को इग्नोर किया, उसको खता बताते हुए अपने जिद पे अड़े रहे। पुरानी व्यवस्था से उन्होंने चुनाव में आरक्षण करवाया और उसका नतीजा आज ये है कि चुनाव से 4 दिन पहले उस चुनाव को स्थगित करना पड़ा। उस जदयू का ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को एक खत्म करना चाहती है कि पिछड़े को जो आरक्षण दी गई थी उसके विरोध में इस तरह से किया गया है। ये सब चुनाव के समय ये सब आरोप जदयू बराबर लगाती है। 2015 में भी उसने ये आरोप लगाया। अब फिर जब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उनका सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, तो वो फिर ये आरोप लगा रहे। 8 साल से हमारी सरकार केंद्र में है, किसी का आरक्षण हमने छीना क्या? हमने बल्कि और बढ़ाया है। हमने जो नौकरियां जो प्रोफेसर की होती है, जो IIT MBBS में जो प्रोफेसर होते हैं, उनके नौकरियों में भी हमने आरक्षण दिया। हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, हमने उसका दायरा घटाया नहीं। वो सही है गलत है ये बात विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन कोई ये आरोप लगाए कि हम आरक्षण के विरोधी हैं तो सरासर झूठ है। उसके उलट हम लोग आरक्षण के पक्षधर हैं। कल आपके पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन का उसने कहा कि उसमें जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, वो सब सवर्ण से थे, जनरल से थे। आज वो जनरल के लिए इस तरह हायतोबा मचा रहे हैं। जब जनरल को 10% आरक्षण दिया गया था तो बैकवर्ड या अति पिछड़े लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। देखिए, वो हाई तौबा, आप सबसे पहली बात तो कोई समझ नहीं पाया है कि वो धरना प्रदर्शन किस लिए। वो धरना प्रदर्शन इसलिए था
क्योंकि नीतीश कुमार के फैसलों के कारण अति पिछड़ों और पिछड़ों का सीट रिजर्व से सामान्य हो गया, यही आदेश आया ना। उसके विरोध में प्रदर्शन था, तो हमारे जो नेता प्रदर्शन पुतला जला रहे थे वो तो समर्थन कर रहे थे आरक्षण का, वो विरोध नहीं कर रहे थे। और आपने जो बोला कि वहाँ सिर्फ सवर्ण है, देखिए ऐसा नहीं है, वहाँ काफ़ी नेता जो थे वो पिछड़े समाज के थे। और हमारे पार्टी में जाति ज़्यादा नहीं देखी जाती, हमारी पार्टी में सब एक बराबर है। और अगर सवर्ण जाके पिछड़ों के आरक्षण का समर्थन करते हैं तो इसमें किसी को क्यों चोट पहुंच रही है, जदयू को क्यों चोट पहुंच रही है? उनको क्या लग रहा है कि उनका जनाधार खिसक जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है, इसलिए वो ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अब सरकार की कोई नीति थी, कोई सरकार का कोई फैसला था, उसके कारण राज्य के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके नीति, उनके फैसले के कारण अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया नगर निकाय चुनाव में, हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, ये लड़ाई जब तक चुनाव सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि आयोग गठित करके आप अति पिछड़ों के राजनीतिक स्थिति का पता करें, सर्वेक्षण करें, उस आधार पे आप आरक्षण दें। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलनकृत रहेंगे और सरकार को चिताते रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक और आरोप है जदयू का कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर के हाईकोर्ट छुट्टी के दिन में रात में खुलती है और डिसीजन देती है। इससे बड़ा मूर्खता से पूर्ण वक्तव्य हो नहीं सकता है। हाईकोर्ट जो है उसका सारा संचालन बिहार सरकार, राज्य सरकार करती है। उनके जस्टिसों का सैलरी वो देती है, लॉयर्स का सैलरी जो सरकार अधिवक्ता का सैलरी वो देती है, उनके रहने का, खाने का, सब चीज़ का व्यवस्था बिहार सरकार करती है। बिहार सरकार ही रेकमेंड करती है कि कौन से जज का ट्रांसफर कहाँ होगा, क्या होगा। तो फिर ये कहाँ से सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता तो उसमें कोई आरोप लगाता तो उसके बारे में सोचा भी जा सकता था कि हाँ, इस आरोप में शायद कोई सत्यता हो। लेकिन हाईकोर्ट के जज को आप कोई नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आके इंटरफेयर करें, तो मुख्यता से इनका जो जनाधार है, पिछले चुनाव में 43 सीट इनको आया, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अगले सीट में आप देखिएगा ये लोग दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। उसी खुंजलाहट में ये लोग इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं। और आप लोग रिपोर्टरों से मेरी विनती है कि ये अनर्गल प्रलाप वो 2025 के चुनाव तक करते रहे। तो आप लोग हरेक अनर्गल प्रलाप पे हम भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल मत पूछिए, कुछ फिल्टर आप लोग खुद लगा दीजिए कि जो बकवास वो करते हैं उसको उन तक ही सीमित रहने दीजिए, हम तक नहीं है। कोई अगर सीरियस सवाल है, कोई गंभीर विषय है, उस पर सवाल करिए। अगर वो सवाल उठाते हैं उन गंभीर विषयों पे तो हम भी जवाब देने के लिए। सर, आप लोग अक्सर कहते रहते हैं इंटरव्यू में, ये भाषण पर मंचों पे सभी नेता कहते रहते हैं कि पत्रकारिता संविधान का चौथा स्तंभ है। 2-3 दिन पहले सर इसी चौथे स्तंभ पर संजीव चौरसिया पर सत्ता पक्ष के विधायक, प्रवक्ता के विधायक संजीव कुमार के द्वारा हमला किया गया। सर, उनको घर पर बुलाकर मारपीट की गई, जैसा कि कई न्यूज चैनल पर संजीव चौरसिया ने कहा। सर, एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, जिला प्रवक्ता है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी भूल जाइए, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक प्राणी होने के नाते मेरी सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं से ये अपील होगी कि जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप कभी किसी भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करें या अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करें या अपनी जनता के साथ दुर्व्यवहार करें। हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका व्यवहार उनके प्रति सजग हो, सही हो। गुस्सा सबको आता है, लेकिन उसको, चूंकि आप लीडर, लोगों ने आपको लीडर बनाया, आपको उस गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। आईना दिखाना भी कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये गलती की, जैसा कि संजीव चौरसिया ने बताया कि जो बोर्ड लगा था शिलान्यास का, उस कार्यक्रम में सांसद को आना था और सांसद ने बाकायदा एप्लीकेशन दे करके डीएम को अपनी चिंता जाहिर की कि मेरे कार्यक्रम का उद्घाटन, शिलान्यास विधायक ने किया है। पत्रकार ने सिर्फ ये दिखाया
कि सांसद ने ये बताया और विधायक ने ये कार्य किया, उसके बाद अपने आदमी को भेज करके उसके साथ मिसाल। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आरोप बोलता खगड़िया के पत्रकार एडिटर इन चीफ ने लगाया, बहुत गंभीर आरोप। तो इस आरोप की जब तक कोई निष्पक्ष जांच ना हो जाए प्रशासन के द्वारा, उससे पहले मेरा कुछ कहना कि वो दोषी है ये दोषी है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे कनपट्टी पे बंदूक सटाया गया, कॉक कर दिया गया, ये भी उन्होंने कहा। तो ये आरोप इतनी गंभीर है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और इसकी सत्ता को प्रमाणित करना चाहिए कि आरोप सत्य है या नहीं। अगर सत्य है आरोप, तो जिन्होंने ये काम किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये आरोप झूठा है, अगर ये आरोप मनगढ़ंत है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आरोप लगाया। ये तो साफ बात है। और हम तो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर तो है नहीं, हम प्रशासन नहीं है। हम तक तो बस ये खबर आई कि किसी ने किसी नेता पर आरोप लगाया, तो हम तो यही मांग करेंगे खगड़िया के डीएम से, खगड़िया के एसपी से, कि इस घटना का संज्ञान उन्होंने लिया होगा, तो इसकी सत्ता प्रमाणित करने के लिए, या ये सच है या झूठा है आरोप, इसकी सत्ता प्रमाणित करने के लिए उनको एक आयोग गठित करके या कुछ लोगों को इसके निष्पक्ष जांच में लगाना चाहिए। अपने अधिकारियों को, अपने पुलिस अधिकारियों को लगाए इस निष्पक्ष जांच में। आजकल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र इतना आगे बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसकी सत्ता प्रमाणित करने में। मोबाइल सबके हाथ में रहता है, सबका लोकेशन ट्रैक हो जाता है, मोबाइल में स्पीकर्स होते हैं, आपको पता नहीं होगा राणा जी, मोबाइल के स्पीकर्स आप ऑन नहीं भी करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाता है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ सत्ता इसकी आसानी से प्रमाणित हो सकती है। मेरा आप पत्रकारों से भी निवेदन होगा कि कोई निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले सत्ता की जांच होनी चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए कि ये बात सत्य है या नहीं है, तब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सत्य है तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया उन पर, और अगर ये असत्य है, ये कहानी मनगढ़ंत है, ये आरोप मनगढ़ंत है, ये कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये झूठा आरोप लगाया। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम राजनीतिक नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी पत्रकार के साथ, अगर उसने आपके खिलाफ कोई नेगेटिव खबर भी चलाया, अगर आपके खिलाफ कोई झूठा खबर भी चलाया, तो आपके पास वैधिक अधिकार है कि आप उस पर विधि द्वारा सम्मत जो कार्रवाई है वो करें, मानहानि का मुकदमा करें, गलत खबर चलाने का मुकदमा करें। लॉ में ऐसे कई अधिकार आपको प्राप्त है। भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है कि आप पे अगर कोई मानहानि करे, कोई झूठा खबर चलाए, आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं, और ऐसा मुकदमा प्रायः होते रहता है। अभी दिल्ली में ऐसे कई मामलों में अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने झूठा आरोप लगाया और उसकी सत्यता वो प्रमाणित नहीं कर पाए। उन्होंने अरुण जेटली पे झूठा आरोप लगाया, वो उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं कर पाए, भरी कोर्ट में उनको शर्मसार होकर माफी मांगना पड़ा। तो इसलिए ऐसी कई व्यवस्था है जो आप कर सकते हैं। हिंसा और रौब दिखाना राजनीतिक कार्यकर्ताओं का गुण नहीं हो सकता है, ये कोई गुंडे का ही गुण हो सकता है, कोई बाहुबली का। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि विधायक से एमएलसी भी सब सीट ले लिए तो लगा कि अब हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है? देखिए, ये अब स्पेकुलेट करना कि क्या हुआ होगा, उनके मन में क्या चल रहा है, या मैंने तो पहले ही कह दिया, इसकी सबसे पहले तो सत्ता प्रमाणित हो जाए, उसके बाद कोई कमेंट करना ठीक होगा। अगर सत्ता प्रमाणित हो तो मैं खुल के कमेंट करूँगा, लेकिन सत्ता जब तक प्रमाणित नहीं हो, सिर्फ आरोप के कारण मैं उनको उनके बारे में कुछ कह दूँ, ये ठीक नहीं होगा। जब सत्ता प्रमाणित हो आप मेरे पास आइए, मैं तैयार। बिल्कुल मैं आऊँगा, तब तक जब तक कि इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक ये सच्चाई है कि ये कानून के दायरे में है, और कानून के दायरे में अपना पक्ष खुलकर रखना भी एक समस्या खड़ी करती है। हम किसके पक्ष में क्या बोले, सच क्या है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक पत्रकार जो समाज के आईने को दिखाता है, समाज के हर समस्या को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो,
राजनेताओं के बीच, प्रशासन के बीच रखती है और उसके ऊपर इस तरह का आरोप होता है, उसके ऊपर अगर इस तरह हमला होता है तो निश्चित रूप से चौथा स्तंभ जो है हमारे समाज के लिए, उसके ऊपर हमला माना जाता है, किसी एक के ऊपर भी अगर होता है। फिलहाल हम इस बात को यही विराम देते हैं। मनीष जी से हम अक्सर मिलते रहेंगे, आप लोगों की समस्याओं के बारे में इनसे अवगत होते रहेंगे, सरकार में विपक्ष में क्या चल रही है इस पर भी बातचीत होती रहेगी और आपके बीच हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।